Hello friends, welcome to all of you on your channel Science Guru the Best. Please subscribe the channel, like and share the videos. बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आज चैप्टर नंबर 10 क्लास 9th ग्रेविटेशन ये मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन क्या है, इसको समझते पहले बात कर लेते थे इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, ग्रेविटेशन फोर्स को समझेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस लॉ को समझेंगे। व्हाट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एंड व्हाई इट इज यूनिवर्सल, और ये यूनिवर्सल क्यों है, ठीक है, ये समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, साथ में इसकी इंपॉर्टेंस को भी हम इसमें समझने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ग्रेविटेशन, व्हाट इज ग्रेविटेशन। देखो ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, फोर्स। देखो दो वर्ड है यहाँ पर, एक है ग्रेविटेशनल और एक है फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल को वर्ड को समझने से पहले हम फोर्स वर्ड को समझते हैं। फोर्स, व्हाट इज फोर्स, बल जिसे हम कहते हैं फोर्स। 8th और 9th चैप्टर जो है ना उसमें हमने मोशन और फोर्स के बारे में पढ़ा। फोर्स को हम ये जानते हैं कि भाई फोर्स क्या है, तो फोर्स है, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि एनी पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। देयर आर टू कंडीशन और देयर आर टू स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। दो स्टेट हो सकती है, ऑब्जेक्ट में बी इन रेस्ट स्टेट और ऑब्जेक्ट में बी इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। द फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द फोर्स। द फैक्टर विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोशन में है ऑब्जेक्ट, उसकी स्टेट को चेंज करके रेस्ट में लेकर आना है। वाट लेकर आना है, क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले से ही रेस्ट में है उसको मोशन में लेके आना है, क्या करना है, अगर उस पर फोर्स अप्लाई करे तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है। फोर्स वो है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर सकता है या स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज कर सकता है। इसके साथ हमने ये भी पढ़ा कि फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ना, इस तरह से। तो फोर्स क्या हुआ, फोर्स इज द एक्सटर्नल फैक्टर विच कॉजेज द मोशन, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। हमने न्यूटन्स के जो 3 लॉज थे मोशन के में वो भी पढ़ लिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ जो लॉ ऑफ इनर्शिया है जो हमें बताता है कि व्हाट इज फोर्स, ठीक है, और सेकंड फोर्स जो हमको बताता है कि हाउ मच इज द फोर्स, और थर्ड फोर्स बताता है हमको कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फोर्स, ठीक है। ये थर्ड हमने पढ़ लिए थे। तो अब फोर्स का मतलब हमको समझ में आ गया। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है इसको समझना है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने से पहले हम इसके थोड़ा सा जो है ना, इसकी अगर हिस्ट्री में जाए, इसके पास्ट में जाए कि कैसे ये फिनोमिना डिस्कवर हुआ और क्या हुआ, तो इसके लिए हम बात करते हैं। देखो 16th सेंचुरी से पहले, 16th सेंचुरी से पहले जो अरिस्टोटल का टाइम था उस टाइम, और उससे पहले क्या था, और उससे भी पहले ये माना जाता था कि अर्थ इज इन द सेंटर। यानी पहले ये माना जाता था अरिस्टोटल के टाइम और उससे पहले ये माना जाता था कि इन आवर सोलर सिस्टम Earth is in the center of the solar system and all other planets as well as sun, moon, all these celestial objects revolve around the earth, ठीक है। फिर ये फिनोमिना बाद में चेंज हुआ, ठीक है, कोपरनिक्स ने बताया, और उसके बाद और बहुत सारे साइंटिस्ट का इसमें रोल है, गैलीलियो है, कोपरनिक्स है, केपलर है, उन सब ने बाद में ये बताया कि भाई अर्थ जो है ना वो सेंटर में नहीं है, अर्थ एक प्लैनेट है और सन जो है वो एक स्टार है। सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है, और बाकी जितने भी जो रिवॉल्विंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में, प्लैनेट है, चाहे वो मून्स है, चाहे वो सैटेलाइट है, जो कुछ भी है, वो सब सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट आया। अब केपलर ने फिर बाद में काम किया इसके प्लैनेट पे, ठीक है, प्लैनेट की मोशन पे काम किया कि हाउ द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है, क्यों ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड, और कैसे ये जो है ना ये फिक्स है इस तरह से। तो उसने फाइंड आउट किया कि उसने 3 लॉज दिए अपने, वो 3 लॉज हमारे इसमें चैप्टर में थोड़ा उनके बारे में डिटेल में अलग बॉक्स में भी लिख रखा है। तो वो 3 लॉज मेन उनकी जो समरी है ना वो ये है कि एक प्लैनेट्स जो होते हैं उनकी एक फिक्स ऑर्बिट होती है, तो वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और ऑर्बिट में सन से उनकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहती है, चाहे वो ऑर्बिट में किसी भी पोजीशन में है, इस तरह से। फिर उसने ये कहा था कि जब वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होती है, व्हेन देयर इज ए सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। जैसे अगर हम किसी स्टोन को टाई करके अगर थ्रेड में, और उसको अगर सर्कुलर ऐसे मोशन में अगर उसको घुमाए, ऐसे रोटेट करे, तो वो सर्किल में रोटेट करेगा, ठीक है। तो सर्किल में वो रोटेट क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द सेंटर से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है।
वो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर सीकिंग फोर्स, यानी सेंटर की तरफ जहाँ से हमने उस थ्रेड को पकड़ के ऐसे घुमा रहे हैं, तो वो हम यहाँ से सेंटर से उसको खींच रहे हैं, ठीक है, सेंटर की तरफ हमेशा। एट एवरी पॉइंट इन द सर्कुलर पाथ द ऑब्जेक्ट इज एक्सपीरियंसिंग ए फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसने केपलर ने बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, उस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, और वो फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है, वो सेंटर एक्सर्ट कर रहा है, और सेंटर क्या है, सन। तो वो उसकी वजह से सारे प्लैनेट जो है उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। फिर आता है न्यूटन का रोल। तो केपलर की जो लॉज थे उनको समझ के और फिर न्यूटन ने अपने लॉज दिए, ठीक है। मोशन के जो 3 लॉज थे वो तो है ही, उसके साथ साथ न्यूटन बाबा का एक और इम्पोर्टेंट जो है वो कंट्रीब्यूशन फिजिक्स में ये है कि ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन में ये दिए। देखो हाँ, ये न्यूटन बाबा जो है ना, ये बड़ा खुंदस टाइप का आदमी है ना, अलग टाइप का। कैसे भाई, ऐसा कहते हैं कि वो एक बैठा था पेड़ के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे, और एप्पल गिरा उसके ऊपर, और उसने सोचा कि एप्पल मेरे ऊपर क्यों गिरा, यानी नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, है ना। अगर उसकी जगह हम में से कोई होता तो क्या करते, भाई भगवान का प्रसाद है, दिया है, चलो उठाओ एप्पल खाओ और अपने काम पे लग जाओ, क्यों फालतू में इधर उधर सोचना। लेकिन उसने सोचा और बना दी फिजिक्स की 3-4 चैप्टर, ठीक है, यानी फिजिक्स की एक पूरी बहुत सारा उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये सब उस न्यूटन बाबा का और उस एप्पल की वजह से हुआ, और हमें आज ये सब पढ़ना पड़ रहा है, ग्रेविटेशन और ये सब ये, ठीक है। चलो ये बातें तो खैर साइड की बातें। तो कुल मिला के ये था कि ये ऐसा माना जाता है कि उसने तब से एक्सपीरियंस किया कि भाई उससे पहले नेचुरल माना जाता था इन चीज़ों को, ठीक है ना, अरिस्टोटल के टाइम में। और ये सारी चीज़ें, जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम फॉल करेंगे तो वो फ्रीली फॉल होगा, अर्थ की तरफ ही आता है, ठीक है, ऊपर की तरफ नहीं जाता। तो इन चीज़ों को नेचुरल फिनोमेना माना जाता था कि भाई ये नेचुरल थिंग्स है, ठीक है, नेचुरली ऐसा होता है, ठीक। लेकिन उसके बाद में जब ये इंसिडेंट हुआ न्यूटन के साथ में, और तब से न्यूटन ने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया इसको, और केपलर्स के लॉज को अप्लाई करते हुए, और मैथमेटिक्स से इन हर एक जो अपने जो भी उसका ऑब्जर्वेशन था उन सबको मैथमेटिक लॉज से प्रूव करते हुए उसने ये बताया कि ये ऐसे ही नहीं हो रहा, ये जो है ना वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से है। और फिर उसने ये कहा कि न केवल अर्थ बल्कि जितने भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट के पास में अपना एक फोर्स है, और वो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब ये फोर्स जो होता है, देखो फोर्स 2 नेचर का हो सकता है, अट्रैक्टिव हो सकता है और रिपल्सिव हो सकता है। ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव नेचर का है, ठीक है, यानी ये फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का है। एक ऑब्जेक्ट अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है हमेशा। तो उसने ये कहा कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है, वेदर इट इज टेरेस्ट्रियल और सेलेस्टियल, उन सब के पास में एक फोर्स है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो उस ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय विच द ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, ठीक है, समझ में आ गया। यानी वो अट्रैक्शन फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट का, जिस फोर्स से वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, यानी वो फोर्स जिससे सन दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ का वो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स जिससे अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ हो गया। हर ऑब्जेक्ट का होता है, हमारा भी होता है, ठीक है, हम सब का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन इन सब का मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कितना होगा, किस पे डिपेंड करेगा, ये फिर न्यूटन ने अपने लॉ में बताया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ठीक है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है और इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा जाता है। देखो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में आपको बता दिया। ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स इज द अट्रैक्शन फोर्स बाय विच ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट, ठीक है। इसके डेफिनेशन में भी आपको बता दूंगा, अभी लिखेंगे उसको हम। अब मैं इसको बताता हूं आपको कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों है, इसको यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज यूनिवर्सल। देखो यूनिवर्सल जो वर्ड है ना, यूनिवर्सल का मतलब होता है विच इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द यूनिवर्स, जो सेलेस्टियल टेरेस्ट्रियल सभी ऑब्जेक्ट पर लागू होता है, ठीक है, जिसका यूनिवर्स में किसी अलग पोजीशन पे या किसी अलग जगह होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एप्लीकेबल इन ऑल यूनिवर्स, whether it is the celestial object or whether it is terrestrial object, it is applicable on all the object, that's why it is called universal law। इसलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट चाहे अर्थ की ऑब्जेक्ट है उस पर भी होगा, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मून पे, बाकी सब प्लैनेट पे, सब जगह यहाँ पे होगा, इसलिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने कहा कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट्स, एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स by a certain force, this certain force, attraction force is called this attraction force is called gravitational force. Now this gravitational force is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहली बात उसने ये कही। दूसरी बात उसने ये कही कि दिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों को चीजों को समझते हैं। मान लो यहाँ पर ये दो ऑब्जेक्ट है, चाहे आप इसको सन कह दो, अर्थ कह दो, या ए और बी कुछ भी कह दो, दो ऑब्जेक्ट है। इन दोनों ऑब्जेक्ट में इसका मास है m और इसका मास है स्मॉल m, कैपिटल M और स्मॉल m इनका मास है। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट, द ग्रेविटेशनल फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास होगा, जैसे इसका मास है m, कैपिटल M और इसका है स्मॉल m, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी m इंटू m इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट इसमें ये उसने ये बताया कि ये जो फोर्स होगा वो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मान लिया कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट a एंड b इज d, then square of the distance is d square. Force of gravitation is inversely proportional to the square of the distance of 1 upon d square। ये है कि भाई इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ये जो फॉर्मूला है ना, ये उसने केपलर के लॉ से निकाला था और इसको बाकायदा इसने मैथमेटिकली इसको प्रूव भी किया था। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर आप डिस्टेंस इन दोनों के बीच की अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो रही है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये तो हो गया इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल से। और स्क्वायर का मतलब यहाँ पर है कि किस रेशियो में डिक्रीज होगी, स्क्वायर के रेशियो में। सपोज जैसे मान लो यहाँ पर डी की वैल्यू पहले 1 मीटर है, मान लेते हैं कि 1 मीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, यानी एफ की वैल्यू लगभग हम मान लेते हैं 1 अपॉन 1 यानी 1 आ रही है। ठीक है, एक बार इसको हम इग्नोर करते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ पर इक्वल का साइन मान के चलते हैं। अब देखो अगर डिस्टेंस अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज होती है, जैसे मान लो 1 मीटर से डबल अगर 2 मीटर हो जाती है, सपोज 2 मीटर हो गई, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स पर कितना इफेक्ट पड़ेगा इसका। भाई यहाँ पर अगर ये 1 थी तो मान लो ग्रेविटेशन फोर्स 1 था, 1 न्यूटन था, तो अभी अगर ये डबल हो गई 2, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के हिसाब से ये भी उसी रेशियो में डिक्रीज हो जाना चाहिए, यानी ये भी 2 टाइम, ये 2 टाइम इंक्रीज होगी तो ये 2 टाइम डिक्रीज हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं, स्क्वायर का मतलब ये 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, यानी 1 अपॉन 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एफ इज 1 अपॉन डी स्क्वायर, डी की वैल्यू अगर 2 है तो एफ इज 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, सो एफ इज 1/4। तो प्रीवियस वैल्यू से कितना हो गया, 4 टाइम कम हो गया, 1/4 हो गया। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है। ठीक है, तो जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी ऑब्जेक्ट के बीच में, उतना ही उनके बीच में वीक ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितनी डिस्टेंस कम होगी, डी की वैल्यू कम होगी, उतना ही उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है, और मासेस, जिसका जितना ज्यादा मास होता है उसका उतना ही ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होता है। तो अर्थ का मास सन के कंपेरेटिव बहुत कम है। ठीक है, इवन हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका 99% मास अकेला सन के पास में है, इसलिए बाकी सारे प्लैनेट और सब है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि सन का जब मास ही इतना ज्यादा है सन का, तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसलिए बाकी सारे प्लैनेट उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अर्थ भी। ठीक है, क्योंकि अर्थ का मास सन के कंपेरेटिव बहुत कम है और हमारा मास अर्थ के कंपेरेटिव नेग्लिजिबल है। अर्थ का इतना ज्यादा मास है, उसके कंपेरेटिव हमारा मास क्या है, नेग्लिजिबल है, इसलिए हम अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, हम भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी ओर, ठीक है, और अर्थ हमें भी अट्रैक्ट कर रही है। लेकिन जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स है वो मासेस पे डिपेंड कर रहा है, तो अर्थ का मास ज्यादा हो रहा है, इस वजह से हम ये फील नहीं करते कि भाई अर्थ हमारी तरफ मूव कर रही है। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑफ ऑब्जेक्ट और बॉडीज in the universe. Attraction force between the two particles, object or bodies in the universe is gravitational force of the attraction. Universal law of gravitation. According to Newton's universal law of gravitation, the force of attraction between two particles, two objects, two bodies is first directly proportional to the product of their masses. F is directly proportional to the product of the masses of the two objects. Second, the force is inversely proportional, okay, inversely proportional to the square of the distance between these particles or bodies. F is inversely proportional to the square of the distance between these two particles, and the direction of the force, direction of this attraction force is the direction of line joining the center of these two objects. ठीक है, यानी जो फोर्स
ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दोनों ऑब्जेक्ट का जो सेंटर है उन सेंटर को मिलाने वाली लाइन, ये ही वो लाइन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट ये है, ये इसका सेंटर है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ये इसका सेंटर है, तो ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये जो इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है ना, ये होगी, यही डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये इसको इस तरफ खींचेगा तो ये इसको इस तरफ खींचेगा। अब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, F इज इक्वल टू GM अपॉन डी स्क्वायर। ये फॉर्मूला डिराइव करना है, कैसे आया ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और टू बॉडीज according to Newton's law of gravitation force. Newton states that the attraction force F is directly proportional to the product of the masses of the object. ठीक है, और सेकंड बात उसने जो बोली वो क्या बोली थी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। सपोज द टू ऑब्जेक्ट A and B are there, the mass of A is capital M and mass of B is small m, then F is directly proportional to m and F is inversely proportional to the d square. d is the distance between two object। अब इन दोनों फॉर्मूला को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बन गया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m अपॉन डी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनल को हटाते हैं और इक्वल का साइन लेकर आते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आएगा, तो इस साइन को जब हम हटाएंगे ना और इक्वल का साइन लेकर आएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा G, कैपिटल G से इसको लिखना है G। अब आगे जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे हम ऐसा कैसा, m अपॉन डी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये G क्या है, तो G एक कांस्टेंट है। ठीक है, G इज ए कांस्टेंट और इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला किसका, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब देखो फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, हमने पढ़ा न्यूटन। ठीक है, F इज ma। ठीक है, सो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द न्यूटन, न्यूटन इज द ऐसा यूनिट। ठीक है, न्यूटन के ऑनर में न्यूटन, तो इसकी भी ऐसा यूनिट न्यूटन होगी, ऐसा यूनिट इज द न्यूटन। ग्रेविटेशन फोर्स, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है। अब देखो इस फॉर्मूला से अगर हम G का फॉर्मूला बनाना चाहे तो G का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ठीक है, इसको हम क्रॉस इंटू करके लिखते हैं, F इंटू डी स्क्वायर इक्वल टू GMM। ठीक है, F और D आपस में क्रॉस इंटू हो गए और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो F इंटू डी तो हो गया F इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m। अब हमें G का फॉर्मूला चाहिए, G का फॉर्मूला चाहिए तो ये जो इसके साथ वैल्यू है वो इधर आ जाएगी डिवाइड में, तो G का फॉर्मूला बन जाएगा G इज इक्वल टू F डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल M स्मॉल m। ये फॉर्मूला बन गया। हेनरी कैवेंडिश वाज द साइंटिस्ट हु फाइंड द वैल्यू ऑफ G। हेनरी कैवेंडिश ने इन सब की वैल्यू यहाँ पर रख के फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स की, D की, M की और M की निकाल के इसकी मैथमेटिकली इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, और वो वैल्यू जो कि उसने कैलकुलेट की थी, यानी ये कांस्टेंट है तो हमेशा यही वैल्यू रहने वाली है इसकी, और वो वैल्यू आपको याद रखनी है, और वो वैल्यू है द वैल्यू ऑफ G इज 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, देखो ये जो फॉर्मूला है इससे ये F इंटू डी स्क्वायर अपॉन M इंटू M, F इज द न्यूटन, डी स्क्वायर इज द डिस्टेंस, डी इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर तो डिस्टेंस कैसा यूनिट होती है मीटर, तो मीटर का स्क्वायर तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन M इंटू M, M और M क्या है, मास है, मास कैसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, सो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इज द ऐसा यूनिट ऑफ G, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक स्मॉल g भी आएगा, ठीक है, वो आगे आएगा अभी, वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको हम स्मॉल g से लिखेंगे। कैपिटल G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हेनरी कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी, कितनी होती है वैल्यू, 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब से आया तब से ये ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया न्यूटन ने। उससे पहले जितने बहुत सारे ऐसे फिनोमेना थे जिनको है ना नेचुरली माना जाता था या जिनके पीछे कोई
एक्सप्लेनेशन नहीं था, उन सब के लिए एक एक्सप्लेनेशन मिल गया, एक बेस मिल गया, ठीक है। जैसे कि वाई द प्लैनेट रोटेट अराउंड द सन, वाई द मून रोटेट अराउंड द अर्थ, वाई वी ऑल आर बाइंडेड विथ अर्थ, व्हाट इज द रीजन ऑफ टाइड इन द सी वाटर, वाई द अर्थ एटमोसफियर इज नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये बहुत सारे ऐसे फिनोमिना थे जो इससे पहले है ना, जिनके पीछे का कोई बेस नहीं था, ठीक है। तो उनको एक्सप्लेन करने में या उनको समझने में इस फोर्स, ये जो यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन दिया गया, इससे बहुत हेल्प हुई कि भाई सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बाकी जितने भी सारे प्लैनेट है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसके चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सेंटर में कौन है, सन है, तो सेंटर में जो सन है तो वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंटर सीकिंग फोर्स, सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर, एक अट्रैक्शन फोर्स है, वो सबको अपनी ओर खींच रहा है। और उस पुल की वजह से वो सारे जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में, यानी अपने अपने ऑर्बिट्स में वो रोटेट कर रहे हैं। अब उस ऑर्बिट को वो छोड़ के जाएंगे नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि सन उनकी तरफ, उनको वो जो फोर्स है वो उससे हमेशा खींचता रहता है। जब वो फोर्स नहीं रहेगा तभी तो वो वहां से अपने ऑर्बिट से निकल के जाएंगे। इसीलिए अर्थ अपनी जगह फिक्स है, मार्स अपनी जगह है, वीनस अपनी जगह है, जुपिटर अपनी जगह है, सब अपने अपने ऑर्बिट में फिक्स है और बस रोटेट करते जा रहे हैं। क्योंकि सन की वजह से, सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनको उस पोजीशन में वहां पर बैलेंस किए हुए, वो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जब तक रहेगा तब तक वो वैसे ही अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते जाएंगे सन की तरफ। तो ये इसके पीछे का हमें पता चला। फिर जैसे मून है तो मून सैटेलाइट है किसका, इसका अर्थ का। इसी तरह से बाकी जो सैटेलाइट है, दूसरे प्लैनेट के जो सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट अपने अपने प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो मून अर्थ को छोड़कर सन के चारों ओर क्यों नहीं रिवॉल्व करने लग जाता या सन की तरफ क्यों नहीं भाग जाता, तो उसका रीजन ये है कि भाई डिस्टेंस है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। तो मून और सन के बीच के डिस्टेंस की बजाय मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कम है, तो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून पर है वो किसका है, अर्थ का है। तो अर्थ की वजह से वो जो है अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन इनसे मिला। तो ये मेन पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे, आप इनको एक बार देख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन इज दैट इट एक्सप्लेन सेवरल फिनोमिना सच एज द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ये मैंने अभी आपको बताया। मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, ये बता दिया मैंने। फोर्स विच बाइंड अस टू द अर्थ, है ना, वी ऑल आर बाइंडेड विद अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। द टाइड्स इन सी वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द सन एंड मून, जो सी वाटर में टाइड्स आते हैं ना, पानी जब ज्यादा यहाँ तक आ जाता है, तट तक आता है, किनारे तक आता है ना, कुछ ऐसे जब मून की पोजीशन अलग अलग पोजीशन पे होती है तो कभी कम या ज़्यादा इस तरह से होता है। तो ये इसका रीजन भी यही है कि जब मून अर्थ के ज़्यादा पास में होता है तो उस टाइम उसका ग्रेविटेशन फोर्स जो मून का है वो अर्थ पर ज़्यादा फील होता है, उस वजह से जो वाटर है वो थोड़ा तट की तरफ, किनारों की तरफ ज़्यादा आता है। The tides in sea water due to gravitational force of the sun and the moon, atmosphere near the earth. Why the earth atmosphere is near to the earth surface? ठीक है, एटमोस्फेयर हम जानते हैं कि एटमोस्फेयर जो है वो अर्थ की सरफेस से 16 to 18 किलोमीटर तक ही एटमोस्फेयर है, जो फर्स्ट लेयर है वहीं तक एटमोस्फेयर है। तो एटमोस्फेयर इज नियर टू द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ। द assumption about solar and lunar eclipse made on the basis of Newton's law of gravitation, जो सन और लूनर एक्लिप्स को लेकर हमारा जो अभी मानना है आज के टाइम में, जो एक्लिप्स है कि इन तीनों की रिलेटिव पोजीशन की वजह से सन, सोलर और लूनर एक्लिप्स होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सोलर एक्लिप्स होता है। मून लूनर एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण या मून जो एक्लिप्स होता है, ठीक है, लूनर एक्लिप्स, तो ये कब होता है कि जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है। तो इनको लेकर जो एज्यूम्पशन है वो इसी बेस पे बनाए गए, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूटन्स लॉ। रेनफॉल और स्नोफॉल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ, रेनफॉल और स्नोफॉल से। तो दीज आर द फिनोमिना, so these are the phenomena which are described on the which are described on the basis of universal law of gravitation.